Good morning, students. Today we will read chapter 2 Socialism in Europe and the Russian Revolution. यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति. The age of social change. In the previous chapter, you read about the powerful ideas of freedom and equality that circulated in Europe after the French Revolution. पिछले अध्याय में आपने फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप में फैलते जा रहे स्वतंत्रता और समानता के शक्तिशाली विचारों के बारे में पढ़ा. द फ्रेंच रेवोल्यूशन ओपनड अप द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग ए ड्रामेटिक चेंज इन द वे इन विच सोसाइटी वाज स्ट्रक्चर्ड. फ्रांसीसी क्रांति ने सामाजिक संरचना के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन की संभावनाओं का सूत्रपात कर दिया था. As you have read, before the 18th century, society was broadly divided into states and orders, and it was the aristocracy and church which controlled economic and social power. जैसे कि आप पढ़ चुके हैं, 18वीं सदी से पहले फ्रांस का समाज मोटे तौर पर स्टेट्स और श्रेणियों में बटा हुआ था. समाज की आर्थिक और सामाजिक सत्ता पर कुलीन वर्ग और चर्च का नियंत्रण था. सडनली आफ्टर द रेवोल्यूशन इट सीम्ड पॉसिबल टू चेंज दिस. लेकिन क्रांति के बाद इस संरचना को बदलना संभव दिखाई देने लगा. इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूरोप एंड एशिया, न्यू आइडियाज अबाउट इंडिविजुअल राइट्स एंड वो कंट्रोल्ड सोशल पावर बिगेन टू बी डिस्कस्ड. यूरोप और एशिया सहित दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में व्यक्तिगत अधिकारों के स्वरूप और सामाजिक सत्ता पर किसका नियंत्रण हो, इस पर चर्चा छिड़ गई. इन इंडिया, राजा राम मोहन राय एंड डेरोजियो टॉक्ड ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड मैनी अदर डिबेटेड द आइडियाज ऑफ पोस्ट रेवोल्यूशनरी यूरोप. भारत में भी राजा राम मोहन राय और डेरोजियो ने फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का उल्लेख किया. और भी बहुत सारे लोग क्रांति पश्चात यूरोप की स्थितियों के बारे में चल रही बहस में कूद पड़े. द डेवलपमेंट इन द कॉलोनीज इन टर्न रीशेप्ड दीज आइडियाज ऑफ सोसाइटल चेंज. आगे चलकर उपनिवेशों में घटी घटनाओं ने भी इन विचारों को एक नया रूप प्रदान करने में योगदान दिया. Not everyone in Europe, however, wanted a complete transformation of society. मगर यूरोप में सभी लोग आमूल समाज परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे. Response varied from those who accepted that some change was necessary but wished for a gradual shift to those who wanted to restructure society रेडिकली. इस सवाल पर सबकी अलग अलग राय थी. बहुत सारे लोग बदलाव के लिए तो तैयार थे, लेकिन वह चाहते थे कि यह बदलाव धीरे धीरे हों. सम वर कंजर्वेटिव्स, अदर वर लिबरल्स और रेडिकल्स. एक खेमा मानता था कि समाज का आमूल परिवर्तन जरूरी है. कुछ रूढ़िवादी थे तो कुछ उदारवादी थे या आमूल परिवर्तनवादी थे, रेडिकल थे. What did these terms really mean in the context of the time? समाधानों के पक्ष में थे इनमें से. उस समय के संदर्भ में इन शब्दों का क्या मतलब था? What separated these trends of politics and what linked them together? राजनीति की इन धाराओं में क्या फर्क थे और कौन कौन सी बातें थी जो समान थी? We must remember that these terms do not mean the same thing in all contexts or at all times. यहाँ हमें ध्यान रखना चाहिए कि इन शब्दों का अर्थ हर काल और परिवेश में एक ही नहीं होता. We will look briefly at some of the important political traditions of the 19th century
एंड सी हाउ दे इन्फ्लुएंस्ड चेंज। इस अध्याय में हम 19वीं शताब्दी की कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक परंपराओं का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि उन्होंने परिवर्तन के संदर्भ में क्या असर डाला। देन वी विल फोकस ऑन वन हिस्टोरिकल इवेंट इन विच देयर वाज एन अटेम्प्ट एट ए रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। इसके बाद हम एक ऐसी ऐतिहासिक घटना पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे जिसमें समाज के रेडिकल पुनर्गठन का एक गंभीर प्रयास किया गया। थ्रू द रेवोल्यूशन इन रशिया, सोशलिज्म बिकम वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड पावरफुल आइडियाज टू शेप सोसाइटी इन द 20th सेंचुरी। रूस में हुई क्रांति के फलस्वरूप समाजवाद 20वीं सदी का स्वरूप तय करने वाले सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली विचारों की श्रृंखला का हिस्सा बन गया। लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स, उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी। वन ऑफ द ग्रुप्स विच लुक्ड टू चेंज सोसाइटी वर द लिबरल्स। समाज परिवर्तन के समर्थकों में एक समूह उदारवादियों का था। लिबरल्स वांटेड ए नेशन विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन्स। उदारवादी ऐसे राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। वी शुड रिमेंबर दैट एट दिस टाइम यूरोपियन स्टेट्स यूजुअली discriminated in favor of one religion or another. Britain favored the Church of England, Austria and Spain favored the Catholic Church. शायद आप जानते होंगे उस समय यूरोप के देशों में प्राय किसी एक धर्म को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता था। ब्रिटेन की सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी। ऑस्ट्रिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। लिबरल्स आल्सो अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स। उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के भी विरोधी थे। दे वांटेड टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स अगेंस्ट गवर्नमेंट्स। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। दे आर्ग्यूड फॉर ए रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट subject to laws interpreted by a well-trained judiciary that was independent of rulers and officials. उनका कहना था कि सरकार को किसी के अधिकारों का हनन करने या उन्हें छीनने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। However, they were not democrats. यह समूह लोकतांत्रिक नहीं था। दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी सभी नागरिकों को वोट का अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। दे फेल्ट मैन ऑफ प्रॉपर्टी मेनली शुड हैव द वोट। उनका मानना था कि वोट का अधिकार केवल संपत्तिधारियों को ही मिलना चाहिए। दे आल्सो डिड नॉट वांट द वोट फॉर वोमेन। इन्होंने महिलाओं के लिए मत के अधिकार का भी समर्थन नहीं किया। In contrast, radical wanted a nation in which government was based on the majority of a country's population. इसके विपरीत रेडिकल समूह के लोग ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। Many supported women's suffragette movements. इनमें बहुत सारे लोग महिला मताधिकार आंदोलन के भी समर्थक थे। Unlike liberals, they opposed the privileges of great land owners and wealthy factory owners. उदारवादियों के विपरीत ये लोग बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेष अधिकारों के खिलाफ थे। They were not against the existence of private property, but disliked concentration of property in the hands of a few. वे निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन केवल कुछ लोगों के पास संपत्ति के सहकेंद्रण का विरोध जरूर करते थे।
Conservatives were opposed to radical and liberals. रूढ़िवादी तबका रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ था. After the French Revolution, however, even conservatives had opened their mind to the need for change earlier. मगर फ्रांसीसी क्रांति के बाद तो रूढ़िवादी भी बदलाव की जरूरत को स्वीकार करने लगे थे. Earlier in the 18th century, conservatives had been generally opposed to the idea of change. पुराने समय में यानी 18वीं सदी में रूढ़िवादी आमतौर पर परिवर्तन के विचारों का विरोध करते थे. By the 19th century, they accepted that some change was inevitable but believed that the past had to be respected and change had to be brought about through a slow process. लेकिन 19वीं सदी तक आते आते वे भी मानने लगे थे कि कुछ परिवर्तन आवश्यक हो गया है, परंतु वह चाहते थे कि अतीत का सम्मान किया जाए, अर्थात अतीत को पूरी तरह ठुकराया न जाए और बदलाव की प्रक्रिया धीमी हो. ओके स्टूडेंट्स.